वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरा इस साल TIFR GS का जो एग्ज़ाम था, रिटेन एग्ज़ाम, वो क्लियर हो चुका था और मैं आप लोगों को मेरा जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सही हुआ था वो मैं सॉल्व करवाने वाली थी। तो मैं इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी और आगे वाले पार्ट में कुछ और जो क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करवा दूंगी। और सारे तो मैं सॉल्व नहीं करवा सकती, जो मेरे सही हुए थे मैं बस वही वाले ही करवा दूंगी आप लोगों को। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं जो क्वेश्चन का जो ऑफिशियल जो आंसर किया आया है उसका मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। तो आप लोगों को सही आंसर भी साइमल्टेनियसली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन करवाती हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द आउटर सर्किल एंड द इनर सर्किल। तो यहाँ पे हम लोग को एक सेकंड मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन अंडरस्टैंडेबल है आई थिंक। ओके, तो ऐसा एक डायग्राम हम लोगों को दिया गया है और हम लोग कहा गया है ये जो आउटर सर्किल है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका, और उसके साथ ये जो छोटा वाला सर्किल है इसका हमको एरिया निकालना है और उन दोनों एरिया का हमको रेशियो निकालना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस डायग्राम को तो हम लोग को दिखेगा ये जो अंदर का जो स्क्वायर है इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस आउटर सर्किल के रेडियस नहीं, डायमीटर के इक्वल है। ठीक है, और ये वाला जो है ये जो इनर सर्किल है, इस इनर सर्किल का जो डायमीटर होगा वो इस स्क्वायर का जो साइड है इसका इक्वल होगा। तो अगर हम लोग आई थिंक कि मैं समझा पाई कि इस इस वाले स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इस आउटर सर्किल के डायमीटर के इक्वल होगा, और ये जो छोटा वाला सर्किल है इसका डायमीटर है इस स्क्वायर के साइड के इक्वल। तो फिर हम लोग अगर इस स्क्वायर के साइड को a मान ले, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू diameter of inner सर्किल। और अगर साइड स्क्वायर का साइड अगर a है तो उसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a√2। तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ आउटर सर्किल। तो अभी हम लोग को एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल इज टू एरिया ऑफ इनर सर्किल, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, जहाँ आर होता है सर्किल का रेडियस। तो यहाँ पे आउटर सर्किल के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, पाई इंटू डायमीटर है a√2, तो रेडियस कितना होगा a√2/2 इसका होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ इनर सर्किल कितना होगा, पाई इंटू a/2 इसका होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर बाय 4 जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ से, √2 का होल स्क्वायर इज टू 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2:1। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग को यहाँ पे ये जो दो मॉलिक्यूल्स दिया गया है इनके बीच में जो स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो मैं पहले एक बार ड्रॉ कर लूँ।
तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम लोग बीच में से एक ऐसा मिरर डालेंगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, मिरर इमेज हो रहा है। और इस एक मॉलिक्यूल का अगर हम लेके दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर डाल देंगे तो ये दोनों तो सुपर इम्पोज करेंगे नहीं, तो ये क्या बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये क्या होता है, सो दे आर इनैनशियोमर्स। इतने से ही आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मुझे भी होता था कि शायद ये दोनों होमोमर्स है। तो ऐसा अगर कंफ्यूजन किसी को आ रहा है तो इसके लिए आप सबसे अच्छा जो काम कर सकते हैं कि इन दोनों, ये जो दो कायरल सेंटर हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों कायरल सेंटर के लिए आप RS नोमेनक्लेचर निकाल लो। ठीक है, तो निकालते हैं हम इस वाले सेंटर के लिए। तो यहाँ पे OH ऊपर की साइड है, तो हाइड्रोजन नीचे की साइड होगा। और हम लोग अभी यहाँ पे प्रायोरिटी दे देते हैं, OH को फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर इस वाले साइड को सेकेंड, इसको थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ। तो यहाँ पे 1 2 3 का जो रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन जो है वो डैश में है, तो फिर यहाँ पे एस होगा कॉन्फ़िगरेशन। और इस वाले सेंटर के लिए ये OH को फिर से 1, इसको 2 3 और हाइड्रोजन को 4। तो यहाँ पे 1 2 3 रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी होगा एस। सिमिलरली अगर हम इसका निकालें तो इसके लिए OH ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन OH नीचे की तरफ है और हाइड्रोजन जो है ऊपर की तरफ होगा। तो इस वाले सेंटर के लिए OH जो है वो डैश में है और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर प्रायोरिटी दे तो OH को मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, इस वाले कार्बन को सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो 1 2 3 का जो रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज और हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो इसका होगा कॉन्फ़िगरेशन R। और यहाँ पे हाइड्रोजन डैश में है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग रोटेशन देखें तो 1 2 3 का जो रोटेशन है वो हो रहा है क्लॉकवाइज और हाइड्रोजन डैश में है, तो फिर ये भी होगा R। तो अगर हम इस दोनों मॉलिक्यूल का आप देखें तो यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में जो कायरल सेंटर था उसका उन दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन क्या था एस, और इस वाले मॉलिक्यूल में क्या है, ये दोनों कायरल सेंटर के लिए कॉन्फ़िगरेशन है R। तो हम लोग को क्या पता है कि दोनों मॉलिक्यूल कब एनहांसियोमर होते हैं, जब उनमें बस RS नोमेनक्लेचर की डिफरेंस हो रहा है और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल उसमें सेम है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे दोनों एस है और यहाँ पे अगर एक R होता है और एक एस होता है, तो फिर ये दोनों क्या होता है, डायस्टेरोमर। लेकिन और अगर ऐसा होता है कि ये यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस मिल रहा है, तो क्या होता है फिर वो होमोमर। लेकिन यहाँ पे दोनों एस और दोनों R हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एनांशियोमर मार्क कर देंगे, यानी कि ऑप्शन जो ए है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, predict the reaction condition for the following synthetic transformation। ओके, तो मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार।
ओके, तो इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको बताना है कि कौन सा रिएक्शन कंडीशन चाहिए होगा। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है बेस, ऑप्शन सी है हीट और ऑप्शन 4 है एसिड। तो दिखने में ये वाला रिएक्शन जो है वो काफ़ी डरावना और लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फिर अब हमको दिखेगा कि यहाँ पे जो है ये डाइन मिल रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये है, देखो आप ध्यान से, ये जो है ये एक डाइन है और ये क्या है, इस वाले पार्ट को हम एज अ डाइनोफाइल जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर एक डाइन है और डाइनोफाइल है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसा प्रोडक्ट मिलता है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को एक ऐसा प्रोडक्ट जो है ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे भी हम और ये रिएक्शन कौन से कंडीशन में होता है, हीटिंग के कंडीशन में होता है, या फिर कभी कभार अगर लुईस एसिड भी हो तो उसमें भी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर देखेंगे तो मैं इसमें कार्बन को मार्क कर देती हूँ। इस वाले को अगर मैं 1 मार्क करूँ, इसको 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अच्छा, तो जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं अगर इन कार्बन्स को मार्क कर दूँ, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 और एक सेकेंड, हाँ, और इस वाले को 5 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड आएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इस साइड आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे करके ये जो 3 नंबर कार्बन है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर कार्बन है यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन करे तो फिर क्या होगा, इस वाले कार्बन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबिलाईज होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन के ऊपर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और अगर ये ऐसा होता है कि ये वाला बॉन्ड अगर रिवर्स साइड खुलता, अगर इस साइड से ये बॉन्ड खुलता, मतलब अगर ऐसे बॉन्ड खुलता तो क्या होता कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता। तो यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, और यहाँ पे जो एक 1 डिग्री कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो भी स्टेबल नहीं होता। तो हम लोगों को ज्यादा फेवरेबल कंडीशन क्या लग रहा है कि अगर ये बॉन्ड इस साइड से ओपन हो जाए, तो मैंने यहाँ पे वही किया है कि इस वाले बॉन्ड को मैंने इस साइड के ओपन किया और इसको मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5 और 6 में जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इस साइड से ओपन होगा, तो क्या होगा फिर 4 और 5 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और 6 नंबर कार्बन और ये जो 1 कार्बन है इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में भी इसको मार्क कर दूं तो ये वाला होगा 5th कार्बन, ये 6th, ये 1, 2, 3 और 4। तो देखो यहाँ पे ये 4 और 5 के बीच में बॉन्ड बना है, ये 6 और 1 के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जो है नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो वैसा ही यहाँ पे प्रोडक्ट में भी हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है हीट का ऑप्शन जो है वो मार्क करेंगे। एसिड का जो ऑप्शन दिया गया है वो हम मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि लुईस एसिड अगर एग्जैक्टली लुईस एसिड अगर हमको दिया गया होता तो हम तब इसको मार्क कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एसिड को हम मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि हर एसिडिक कंडीशन में डील सॉल्डर रिएक्शन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो फिर हम ये वाला क्वेश्चन ही खत्म होता है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, so next question is predict the order of reactivity of the organometallic compounds AmetiCl3 towards the following set of ligands NMe3, PMe3, SMe2। तो फिर हम लोग को यहाँ पे एक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्पाउंड दिया गया है AmetiCl3, उसके साथ जो ये 3 लाइगेंड हमको प्रोवाइडेड है NMe3, PMe3 और SMe2, उसका जो रिएक्टिविटी होगा उसका हमको ऑर्डर बताना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा सबसे कम रिएक्टिव होने वाला है। तो मैं अगर यहाँ पे कॉम्पाउंड लिखूँ एक बार AmetiCl3,
तो फिर यहाँ पे टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम सबसे पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। इसको अगर हम x मान ले तो हम लोगों को क्या पता है कि एक क्लोरीन के लिए ऑक्सीजन स्टेट होता है -1, तो 3 क्लोरीन के लिए कितना आएगा -3, और यहाँ पे मिथाइल का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है -1, तो x -3 -1 इज इक्वल्स टू ओवरऑल कंपाउंड में हमारे पास कोई भी जो है मतलब चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू +4। सो टाइटेनियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना हुआ +4, और टाइटेनियम का हमको क्या पता है कि इसका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d4। तो फिर टाइटेनियम +4 के लिए कितना आएगा 3d0, क्योंकि 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चला गया है क्योंकि इसका ऑक्सीजन स्टेट है +4। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये तो फिर क्या होगा, ये जो है बहुत ही ज़्यादा अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर किसके साथ ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, वही वाला लिगेंड जो सबसे अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और हम लोग को जो 3 यहाँ पे दिया गया है लिगेंड्स, वो है NMe3, PMe3, SMe2। सल्फर के ऊपर होता है 2 लोन पेयर, फास्फोरस के ऊपर होता है 1 लोन पेयर, और नाइट्रोजन के ऊपर होता है 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे बस एक नाइट्रोजन ही है जो सिग्मा डोनर है। यहाँ पे जो ये फास्फोरस और सल्फर है, ये दोनों क्या है, सिग्मा डोनर तो है ही, लेकिन उसके साथ इन लोगों के पास एक पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो d ऑर्बिटल है इसके लिए ये पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी भी शो करेगा। तो फिर अगर मैं लिख दूँ, ये है सिर्फ सिग्मा डोनर, ये क्या है, सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर। तो फिर डोनर एबिलिटी अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिखे, डोनर एबिलिटी इज NMe3 ग्रेटर देन PMe3 ग्रेटर देन SMe2। और फास्फोरस और सल्फर के बीच में हमने कैसे डिटरमाइन किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर। और जैसे हम पीरियोडिक टेबल के ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करता है, इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, फास्फोरस से ज्यादा होगा। ऐसा मत सोचना कि फास्फोरस के सल्फर के पास तो 2 लोन पेयर है, इसके लिए इसका मतलब डोनर एबिलिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छे से शायद ये बॉन्ड फॉर्म कर ले, ऐसा नहीं होगा। फास्फोरस का ही ज्यादा अच्छे से बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद सल्फर का। तो फिर अगर डोनर एबिलिटी का ऑर्डर ऐसा है तो फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी भी सेम ही है, NMe3 ग्रेटर देन PMe3 ग्रेटर देन SMe2। तो फिर यहाँ पे जो ऑप्शन जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे क्या जो क्वेश्चंस है वो मैं आगे वाले पार्ट्स में करवा दूंगी। अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मैंने अपना मेल आईडी भी प्रोवाइड करके रखा है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।